दोस्तों आदाब। जश्न आमद रसूल की खुशियां तमाम आलम इस्लाम मना रहा है। इस मुतालिक अगर हमको कुछ बात करनी है तो आज हम उस सुन्नत की बात करते हैं जिस सुन्नत को लेकर के कुछ विवाद देखने को मिल रहा है। वो सुन्नत है वक्फ। वक्फ के इतिहास के बारे में पहले हम आपको बताते चलते हैं कि दुनिया का सबसे पहला वक्फ आका सरवरे कायनात प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 600 जो है खजूर के पेड़ लगा के किया था। इन खजूर के बागान के लिए सरकार ने यह इरशाद फरमाया था कि इससे होने वाली इनकम से, आमदनी से जो है आवाम का भला किया जाएगा। लफ्ज पे आप ध्यान दीजिएगा, आवाम का भला किया जाएगा। उसके बाद अगर दूसरे वक्त की बात करते हैं तो साहबा हजरत उमर ने अपनी तमाम जायदाद वक्फ कर दिया था। उस वक्त भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद फरमाया था कि इन तमाम जायदाद और बाग से हो करके जो इनकम आएगी, जो आमदनी होगी, उससे आवाम का भला किया जाएगा, गरीबों के लिए जो है उनको इस्तेमाल किया जाएगा। ये वक्फ का सिलसिला जारी है। अभी इसमें नया विवाद जो है लेकर के सवालिया निशान पैदा हुआ। भारत में लोकसभा में केंद्र सरकार ने वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 पेश किया। इसको लेकर के कई सवाल पैदा हो गए। विपक्ष ने कड़ा विरोध किया। बिल अभी जेपीसी के पास है। तमाम जो है जो मुस्लिम जो है इदारे हैं और तमाम संस्थाओं और खास तौर से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सख्त एतराजात जताते हुए जेपीसी को काफी मेल और काफी ज्यादा चिट्ठियों के मुतालिक जो है वहां पे अपने एतराज जताए हैं। मिल रही जानकारी के अनुसार सिर्फ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तरफ से 3.5 करोड़ के करीब ईमेल जा करके इस वक्फ बिल का विरोध दर्ज करवाया गया है। हमारे साथ वाराणसी के कई मुअज़्ज़िज़ शख्सियत जुड़ी हुई हैं। कुछ तारुफ करवाते चलते हैं कि हमारे बगल में आसिफ शेख साहब हैं, व्यापार समिति के आप जो है संरक्षक हैं। उनके बगल में इमरान उस्मानी साहब है। इमरान उस्मानी साहब एक मशहूर शायर हैं और जो है बहुत अच्छे जानकार हैं, हाजिज भी हैं। उनके बगल में मोहम्मद कैफ है, अजहर आला मज्जू है। अजहर आला मज्जू वाराणसी व्यापार मंडल के ये जो है महामंत्री है। आपके बगल में है हाजी महमूद साहब। हाजी महमूद साहब का खास तौर से आपको तारुफ करवाते चलते हैं कि आप मरकज यौमुन नबी कमेटी के जो है सेक्रेटरी हैं। मरकज का थोड़ा आपको तारुफ और भी करवाते चलेंगे कि मरकज सिर्फ ऐसा नहीं कि बनारस में, तमाम शहरों में मरकज है। इस मरकज की स्थापना आजादी की जंग आजादी की लड़ाई के लिए हुई थी और 1950 के बाद से सारे मरकज रजिस्टर्ड हुए। मरकज हर शहर में आपको पाए जाते हैं। हाजी महमूद साहब मरकज के सेक्रेटरी हैं। बख्तियार साहब हैं, मिस्टर साहब हैं, काफी लोग हमारे पास हैं। हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपने सबसे बुजुर्ग साथी इमरान उस्मानी साहब से। इमरान साहब, वक्फ को लेकर के जो अमेंडमेंट बिल आई, इस अमेंडमेंट बिल को लेकर के जो एतराजात जताया जा रहा है, मुस्लिम कौम किस तरीके से इसको देख रही है? मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक शेर पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे हर सवाल के जवाब में मुल्क की वफादारी का सवाल आ जाता है। तो शेर मैं ये पढ़ना चाहूँगा कि मजरूह हो रही हूँ वफादारियाँ तो हो, कैसे हर एक बात पे कह दूँ बजा कहा। माशाअल्लाह। ये वक्फ बोर्ड का जहाँ तक ताल्लुक़ है, वक्फ बोर्ड अब बना है, लेकिन मुसलमानों का वक्फ करने का सिलसिला 1400-1450 साल पहले से चला आ रहा है। इसके कई हिस्से हैं। जैसे एक हम वक्फ करते वक्त लिखते हैं कि वक्फ अलल औलाद, उसमें हम अपने नस्ल को लिए ही कहते हैं कि हमारे बच्चे, उनके बच्चे उसका फ़ायदा उठाएंगे, मुतवल्ली होंगे। हाँ, मुतवल्ली होंगे, उसके फ़ायदे वो अलग अलग तरीके से लिखे जाते हैं। और एक वक्फ होता है फ़ी सबीलिल्लाह, जिसमें कौम के लिए काम में आते हैं, वो मस्जिदों को और मदरसों को इस तरीके से दिया जाता है। तो ये खालिस मुसलमानों की अपनी ख़रीदी हुई ज़मीन होती है, उनकी अपनी हलाल कमाई से ज़मीन होती है, जिसको वो देते हैं कौम के नाम पे। उस पर मुसलमानों का खालिस कब्ज़ा होना चाहिए और उनकी मर्ज़ी से उनके फलाही कामों में ही खर्च होना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे हम कह सकते हैं, यहाँ हिंदुस्तान में तो नहीं है, लेकिन कई मुल्कों में इस तरह के इंतज़ामात हैं कि बेवा औरतों की कफ़ालत के लिए जो है वक्फ बोर्ड की आमदनी से इसका काम लिया जाता है। यतीम बच्चों की परवरिश के सिलसिले में उसी वक्फ बोर्ड की आमदनी से काम लिया जाता है। और इस तरह के बहुत सारे फलाही और रफ़ाई काम होते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि हुकूमत जो इस वक्त करे वो सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए ये सब तमाम तमाशे कर रही है। और ख़ास तौर से मैं मुसलमानों से कहना चाहूँगा कि अगर उन छोटी छोटी पार्टियाँ जो दिगर
स्टेट में हैं उनको भी सोचना पड़ेगा, उन मुसलमानों को, कि अगर यही रवैया रहा तो वो जिन जमातों को सपोर्ट करेंगे क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कुछ कहने का कोई मकसद नहीं, क्योंकि जेपीसी के पास जा चुका है और जेपीसी फैसला करेगी, फिर आगे के जो मराहिल होंगे वो देखिए। शुक्रिया इमरान साहब। दोस्तों बताते चलें कि जानकारी जिस तरीके की सूत्रों की निकल के आ रही है कि टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी ने वक्फ अमेंडमेंट बिल का विरोध किया है। हमारे साथ आसिफ शेख साहब है। आसिफ साहब, बतौर एक मुसलमान जिस तरीके से वक्फ अमेंडमेंट बिल की बातें सामने आई हैं, आपका अपना क्या नजरिया है? लेकिन नज़रिया ये है कि सरकार कोई भी चीज़ लाती है, कोई भी कानून लाती है, देश हित में लाती है, लोगों के हित के लिए लाती है। और जहाँ तक सरकार ने कोई जो भी मैंने हिंदुस्तान के अंदर कानून लाया है, कुछ पार्टियां ऐसी है सिर्फ उसका विरोध करना है। जैसे आप देख लीजिए एनआरसी को देख लीजिए, एनआरसी लागू नहीं हुआ था, लेकिन पूरे देश में एक माहौल बना दिया कि विपक्ष पार्टी खासकर ओवैसी जैसे लोग, कांग्रेस, समाजवादी, जो मुसलमान की राजनीति करते हैं, ये लोग सिर्फ राजनीति करने के लिए एक हो हल्ला कर देते हैं। अभी चूंकि कानून आया है वक्फ में, वक्फ का मतलब क्या, जैसा भाई साहब ने बताया, सच्चाई यही है कि वक्त हम अपनी प्रॉपर्टी को देते हैं। तो रही बात सरकार जो लाई है, अभी जेसीबी में गया हुआ है, फिर बहुत सारे इसके वो कानूनी कार्रवाई अपना देखेगी, क्योंकि सांसद ही वहाँ बैठेगी, बोर्ड बैठेगी, उसमें सारे लोग मेंबर हैं। जैसा होगा देश हित में किया जाएगा, लेकिन कोई कानून बना नहीं है और तमाम हिंदुस्तान में अफवाहों का बाजार गर्म हो गया कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो अफवाहों जाएगा। का बाजार नहीं है। वक्फ अमेंडमेंट बिल में साफ साफ आई ये चीज कि सबसे पहले आपको एनआरसी पे जवाब देते चले कि एनआरसी में हमको अपनी नागरिकता को साबित करना है। ठीक, मैं अपना व्यक्तिगत बताता हूं, जिसके पुरखों ने इस मुल्क की सरजमीन की आजादी के लिए अपने खून बहाए, हमको ये साबित करना पड़ेगा कि मैं भारतीय हूं कि नहीं हूं। बहरहाल एनआरसी अभी ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि एनआरसी खत्म हो चुका है, ठंडे बस्ते में पड़ा है। वक्फ अमेंडमेंट बिल में एक प्रावधान सिर्फ मैं आपको बता के चलता हूं कि सरकार चाहती है कि वक्फ कमेटी के अंदर एक हिंदू सदस्य भी रहे। संपत्ति हमारी, चीज हमारी, एक हिंदू सदस्य की उपस्थिति होनी चाहिए आपसी भाईचारे के लिए। ठीक है, सरकार ने दिया, लेकिन वो लागू तो नहीं हुआ। अभी जेसीबी के पास जो गया हुआ है, तमाम लोग बैठेंगे वहां पर, अभी देखिए क्या होता है। अभी देखिए क्या सरकार इस तरीके का एक कानून जो है ट्रस्ट के लिए ला सकती है, मंदिरों को ट्रस्ट के लिए? नहीं, देखिए हर ट्रस्ट का अलग है। भाई मंदिर में, मठ में उनके हिंदू भाई रहते हैं, ट्रस्ट में मुस्लिम भाई अपनी प्रॉपर्टी रहता है, मुस्लिम रहते हैं। तो सवाल यह कि अभी कानून बना नहीं ना, कानून बन जाने दीजिए, देखिए उसमें क्या होता है। अभी तो गया जेसीबी के पास, जेसीबी क्या उस पर करती है, तेलुगु देशम में अपने का विरोध कर रही है। उसमें नीतीश जी हैं, तमाम लोग हैं, सारे हिंदुस्तान से अलग अलग पार्टियां हैं। अभी उसमें डिस्कस होने के बाद जब लागू होगा, आपको भी उम्मीद है कि ये लागू नहीं होगा? नहीं, लागू होने की बात भी देखिए, हमने कहा ना कि लागू नहीं हुआ है, लेकिन अफवाहों का बाजार गर्म है। जिस तरह एनआरसी में था कि हमारी नागरिकता छीन ली जाएगी, हमको विदेश भेज दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और हर जो भी कानून जी, CAA एक लफ्ज आया था, बख्तियार साहब आता है, CAA एक लफ्ज आया था जिसमें देखिए लोकतंत्र में विचारों की अभिव्यक्ति सबके लिए। CAA लागू हो चुका है, जिसमें जो प्रवासी आए हैं अफगानिस्तान से, पाकिस्तान, अलग अलग मुल्कों से जो प्रवासी आए हैं, उनको नागरिकता दिया जाएगा एक्सेप्टेड मुस्लिम। ठीक, तो आपके हिसाब से क्या ये भेदभाव वाली बात नहीं हुई? नहीं, हम इसको बात देखिए, हिंदुस्तान सभी का है, हमारे बाप दादाओं ने यहाँ कुर्बानी दी है। और जहाँ तक पूरे देश की बात करो, जब से हिंदुस्तान है, आज़ादी में भी हम लोग भाग लिए हैं, हिंदू ने, मुसलमान में, और आज भी सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। और जहाँ तक बनारस की बात है, बनारस में भी गंगा जमनी तहजीब है। तो ऐसा नहीं है कि देश कहीं बिकने वाला है और कोई भेदभाव होने वाला। हमारी यही है कि सब मिल के रहेंगे, और कोई भी कानून आएगा कि सरकार हित में अगर हमारे लिए रहेगा। पर आपने भी कहा ना कि स्वतंत्रता, आपको आज़ादी है विरोध करने का, या कोई बात गलत होती है तो आप सरकार तक की बात रख सकते हैं। तो इसी तहत मुस्लिम समाज रख रहा है। और अभी जैसे भी लोग बोर्ड बैठी है, उसके अंदर क्या पास होता है, अभी आने वाला समय बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ साहब। ये आसिफ साहब थे, आसिफ शेख साहब। हमारे साथ नौजवान व्यापारी नेता हैं अजहर आलम अज्जू। अज्जू साहब, आपका अपना क्या नजरिया है ये वक्फ अमेंडमेंट बिल के लिए? देखिए, हमारा नज़रिया यही है कि कोई भी चीज़ जो पुराने लोग करके गए हैं, जो बड़े बुजुर्ग करके गए हैं, वो बहुत सोच समझ के करके गए हैं। वक्फ इसलिए भी किया जाता था कि कोई चीज़ वक्फ इंसान बेच नहीं सकता है। तो सबसे बड़ा तो हम लोगों के लिए यही एक बड़ी चीज़ है कि आज जिस प्रकार से सरकार के हाथ में जो भी चीज़ आ रहा है वो बेच दे रही है या गिरवी रख दे रही है। तो वक्फ की चीज़ वो गिरवी नहीं रख सकती। तो कहीं बहुत बड़ी हम लोग के लिए उपलब्धि है कि हमारे पूर्वज जो करके गए हैं कि वक्फ की चीज़ भी बिकेगी नहीं,
उससे जो भी होगा लाभ होगा, फायदा होगा। और कहाँ का लाभ हो रहा है? आपकी जनता का ही, आपके देश की ही जनता का लाभ हो रहा है ना। अब इसमें आप कहेंगे कि वो मुस्लिम जनता है, हिंदू जनता है, तो ये तो गलत बात है। अगर आपको यही करना है कि उसमें एक हिंदू लोग को लाना है, ये वक्फ में लाना चाह रहे हैं कि एक हिंदू मेंबर भी रहेगा, तो फिर ट्रस्ट में भी एक मुस्लिम मेंबर आप डाल दें, फिर दोनों इक्वल चलेगा। तो ये बस एक लड़ाई का एक जड़ खोजना है कि मुस्लिम हिंदू करके कैसे राजनीति चमकाना है, सरकार को बस यही करना है। बहुत बहुत शुक्रिया अज्जू साहब। महमूद साहब, जिस तरीके के हालात अभी पेश नज़र हैं मुल्क के, कौम के या आवाम के भी कह सकते हैं, आपका अपना क्या नज़रिया है वक्फ बिल और बाकी वक्फ बिल जो वक्फ के सिलसिले में जो पार्लियामेंट में बिल आई है, हमारे ख्याल से इस बिल पे बहुत गौर करने की जरूरत है। वक्फ का नाम मतलब हिफाजत किसी चीज़ की करना, जिम्मेदारियाँ। इस जिम्मेदारी को इस देश की हुकूमत जैसे निभाती आई है पीछे से, इनको भी निभाना चाहिए मौजूदा हुकूमत। हम उनसे शिकायत नहीं, इल्तिजा करते हैं कि इस पर फिर से गौर करेंगे। और बहुत अच्छी चीज़ है अगर वक्त पे रिसर्च करेंगे, जैसा कि अजहर आलम अजी साहब ने कहा कि जैसे कि हर चीज़ बेच दी जाए या किसी को टेंडर से दे दी जाए। वक्त यह है कि इसकी हिफाजत कैसे हो। अलल औलाद हुआ तो भाई बेचते ना रहिए सब लोग। अलल खैर हुआ कि भाई नहीं ठीक है ये अल्लाह के नाम से, अब आपको इसका निगरान बना दिया। वक्त बिल जो है इस पर बहुत गौर करने की ज़रूरत है कि ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है। जैसा कि बात हुई कि ये सिलसिला 1400 साल से चल रहा है और पूरी दुनिया ने इसका फ़ायदा उठाया, लोगों को फ़ायदा हो रहा है, हर चीज़ का फ़ायदा हुआ। वक्त करना ये एक बहुत बड़े हिम्मत का काम हुआ करता था, हौसले का काम हुआ करता था। बड़े बड़े जात के लोग वक्त कर दिया करते थे कि लोगों को इससे फैज़ पहुँचे, इससे फ़ायदा पहुँचे। हिंदुस्तान में लाजमी है तो यहाँ एक तहजीब है, आपसी भाईचारे का मसला है, सब फ़ायदा उठाते हैं, सबको फ़ायदा होता है, किसी एक को नहीं होता। ये एक सियासी मसला आ गया है मौजूदा वक्त, जो एक वक्फ बिल का विरोध या पक्ष का मुद्दा उठाकर उस भाईचारे में खलल है ये कि जो भाईचारा सालों साल से कायम है, सैकड़ों साल से कायम है, ये उसमें कहीं ना कहीं खलल डालता है। हमारा भाई सोचता है, हमारा हिंदू भाई सोचता है कि यार अब हमारे लिए भी जगह इसमें बनेगी। तो ये हर आदमी नहीं सोच रहा। अगर कोई अपने मज़हब में राजी खुशी अपने से है या हमारे लिए खुशी की बात है, तो हम भी एकदम अच्छे से और राजी खुशी से अपने मज़हब को, अपने सिस्टम चलाना चाहते हैं। और भाईचारा कायम हो, हमारा एक कंधे से कंधा मिला के चलने का सिलसिला जो पुराना है हम उसको कायम रखें। आज़ादी की लड़ाई में चाहे उसके बाद की लड़ाई, मुसलमानों के ऊपर शक करने की गुंजाइश ही नहीं बनती, सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारी वफा पे शक नहीं किया जा सकता। इसलिए वक्फ बिल जो आई है इस पर जो भी अभी इस पर रायशुमारी हुई, गवर्नमेंट को गौर कर लेना चाहिए। बहुत अच्छी बिल है, बहुत अच्छा इसका उसूल है, इसको समझे गवर्नमेंट और इससे एक कौम को क्या पूरे देश को फ़ायदा हो रहा है। इंशाल्लाह इन्हीं बातों से मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बख्तियार साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे जब आसिफ साहब बोल रहे थे? हम तो सिर्फ यही कहना चाहते हैं, सभी लोगों ने अपनी अपनी बात रखा और अच्छी तरीके से रखा, तो हम तो सिर्फ इसी कहना चाहते हैं कि भाई वक्फ बिल में कोई भी केंद्र सरकार हस्तक्षेप ना करे हम लोगों के मामले में। अरे भाई सब लोग मिलजुल के रहेंगे, वो अपने ट्रस्ट को देखें, हम अपने ट्रस्ट को देखें, तो इसी का नाम सबका साथ सबका विकास है। बिल्कुल है? इसी का नाम है ना कि हमारे सारे मामले में जब आप हस्तक्षेप करेंगे तो कहाँ, इसको तो केंद्र सरकार को देखना चाहिए, इसमें कोई हस्तक्षेप सरकार को नहीं करना चाहिए। हम तो ये बात कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बख्तियार साहब। हमारे साथ हमारे बड़े मुअज़्ज़िज़ दोस्त भी हैं अबुल खैर मिस्टर साहब। अबुल खैर साहब, आपका नज़रिए के साथ हमारे वीडियो को ख़त्म करने के लिए खूबसूरत सा शेर भी आपसे चाहिए। इस मौके पे एक शेर पढ़ना चाहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका एहसान हम दिल से मानते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका एहसान हम दिल से मानते हैं, आप ही की बदौलत हम खुदा को जानते हैं। ये हो गया।
जैसे हमारे अभी फाजिल आसिफ भाई ने ये कहा है कि अभी पास नहीं हुआ, जब पास हो जाएगा तब बात करेंगे। आदमी को फांसी होने वाली है, जब फांसी हो जाएगा तब वो कब्र में दफनाने के लिए आएंगे। वो हो सकता है, सबका अपना अपना नजरिया। लोग भाई उन्होंने कहा है कि जब वो हो जाएगी तब बात होगी। जब फांसी हो जाएगी, अभी फांसी हो रही है, अभी उसको किया जा सकता है, अपील की जा सकती है। जब फांसी हो जाएगी तब वो भाई दफनाने के लिए आएंगे। अभी बात आपके वसूल की है। और ये बिल जो है, हम सरकार से भी अनुरोध करते हैं, विपक्षी पार्टियों से भी अनुरोध करते हैं कि रायशुमारी से उस बिल को सरकार उस पर काम करे, उस ज़मीन को चारों तरफ मतलब यूज़ करे कि हॉस्पिटल है, स्कूल है, कॉलेज है, तमाम जगह उसका यूज़ करे उसको। उससे फ़ायदा होगा, कौम का भी होगा, देश का भी होगा, लोगों का भी होगा, भलाई की भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर साहब। दोस्तों, ये थे बनारस की आवाम। ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ। मैं तारिक आज़मी आप सभी को ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद देता हूँ। जश्न आमद रसूल की इस खुशी में आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह आप सबकी तमाम जायज़ तमन्नाओं को पूरा करे। मैं तारिक आज़मी, अल्लाह हाफिज़।